हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी जन संचार तंत्र, ठीक है। यानी कि 2024 में क्वेश्चन का जो पेपर था वह किस लेवल का रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समस्या यहाँ पे आती है ना, लैंग्वेज चूज करने में। समस्या क्या आती है कि बच्चे हिंदी लैंग्वेज तो ले लेते हैं, लिटरेचर वाला सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं कि क्या भाई हिंदी जन संचार तंत्र क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको हिंदी कम्युनिकेशन यानी हिंदी जन संचार तंत्र आपको तैयार करने हैं तो लिटरेचर वाला कितना पोर्शन यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। आप सभी अभी यहाँ पे देखेंगे, है ना। अभी हम लोग 2024 का PYQ लेकर आए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 23 का भी मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बस जानेंगे कि क्या हम सिर्फ लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं लिटरेचर के बेस पे। आप सभी को पता होगा सिलेबस जो है सेम तो नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ चीजें जो है ना आपको सेम टू सेम लिटरेचर का ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए उससे पहले कुछ चीजें आपके एनसीईटी के बारे में आप जान लो, है ना भाई। एनसीईटी में क्या होता है कि आपके जो जन संचार तंत्र है वहां से आपके 23 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको करना क्या होता है बच्चे, आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। ये तो जनरल चीजें आप सभी को पता होगा। लैंग्वेज में आपको 20 करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा निकल कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिफिकल्टी लेवल क्या है। ध्यान रखना कि हम लोग देखेंगे इसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो पहली बात ना कि जिन बच्चे का यदि लैंग्वेज वाला जो लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है अच्छे से तैयार होगा, आपने ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको जन संचार तंत्र में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। अगला है नेचर ऑफ क्वेश्चन है, क्या है इसका, क्या प्रकृति रही है क्वेश्चन का, है ना, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है, तो वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिलती रहती है ना। तो आप सभी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन भाई आपसे न रह जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ मिलकर मेहनत करो, आप एक सीट हमारे साथ मेहनत करके वहाँ पे कंफर्म करना चाहते हो, तो बच्चे आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। वेलकम आप सभी बच्चों का। यहाँ पे आपको सारी फैकल्टी दिखाई दे रही होंगी, सारे फैकल्टी जो टॉप फैकल्टीज है, इंडिया का तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप फैकल्टी आपको जो फैकल्टी है उनका डेमो वीडियो जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खुद देख सकते हो, खुद जज कर सकते हो क्या आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला, अब देखो जैसे हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा रहा था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि एक आपको आर्टिकल दे देता है किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर, लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे है, ध्यान रखना। अब देखो हम लोग किस तरह से खेलने वाले हैं जन संचार तंत्र को, ध्यान देना किस तरह से हम लोग चीजों को खेलेंगे, ठीक है। जन संचार तो कुछ है नहीं, बस आप लोग थोड़ा अपने अंदर डर बना लियो, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आपको क्या करना होगा कि जब आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे वहां पे हमने आपको बताया था किस तरह से इन तरह के क्वेश्चनों को हमें टैकल करना होता है, ठीक है। चलो आपके सामने एक गद्यांश दिया है, इसी गद्यांश पर बेस आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसका टाइटल पूछ दिया है, शीर्षक पूछ दिया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि अब देखो यहाँ पे पूछ दिया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरू से इसको देखते हैं। चलिए पहली बात कि आप इसको पढ़ोगे, है ना, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय है और एक लक्ष्य है। यानी भारतीय दर्शन क्या सिखाता है कि जीवन का एक ही आशय है और जीवन का एक लक्ष्य है। उस आशय की खोज हमारा दायित्व है, यानी क्या आशय है उसका जो खोज है हमारा दायित्व है, और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहां तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? कई बाधाएं हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। यानी जो बाधा है इसको प्राप्त करने में वह सबसे जो प्रमुख बाधा है वह क्या है? अज्ञान है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा कि हम आपको आर्टिकल को अच्छे से समझा देंगे, आप क्या करोगे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में क्या करना होगा आपको पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होगा। जो यहाँ पे आर्टिकल दिया है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है, यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है।
और अपनी शिक्षा से उसे अज्ञान से मुक्ति दिलाता है, जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार कुल मिलाकर पढ़ लेना आप लोग। देखिए मेन मेरा जो इस वीडियो का मकसद है, इस सिलेबस और PYQ का मेथड है बताने का, मेन पर्पज है कि क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का। क्या आप अलग से जनसंचार तंत्र पढ़ रहे हो तभी आप सॉल्व कर पाओगे? क्या आप जनसंचार तंत्र को लास्ट के 1 महीने में तैयार कर सकते हो? क्या आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे? इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, शुरुआत के जो आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आपने आर्टिकल का प्रैक्टिस करा हुआ है ना, आपका प्रैक्टिस, आपको जो अंडरस्टैंडिंग मजबूत है, आप सोचने की क्षमता रखते हो, आप आर्टिकल को पढ़ने जानते हो, है ना, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेते हो ठीक ठाक, तो आप यकीन मानो कि आप 4 क्वेश्चन में 3 का तो कंफर्म आंसर करोगे, 1 का हम गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल आप सभी के सामने आपको दिखा होगा। अब क्या करना है ना, इसी आर्टिकल पर आपको आंसर देना होता है। भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है? तो भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है? तो अब देखो, एक काम करो, अब यहां पे आप देखो, है ना, आप यहां पे देखोगे, जैसे मान लो आर्टिकल पढ़े हो आप, ठीक है, तो यथार्थ से एकाग्र की ओर हो जाए जिसे वह खोज रहा है। जो भारतीय दर्शन है उसका मेन जो तात्पर्य है, आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाग्र की ओर हो जाए। तो कुल मिलाकर देखो, यहां पे तो हम आपको आंसर बता देंगे, ये भी ढूंढ के बताएंगे कि भाई कहां आंसर लिखा है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होगा, आपको खुद से इसका आंसर ढूंढना होगा, ध्यान रखना। तो आप लोग अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करके इसको पढ़ो, तब आप आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, तो भाई ये तो हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन, ठीक है। तीसरा जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, तीसरा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख बाधा क्या है? तो अभी हमने देखा कि ज्ञान का अभाव, अज्ञानता क्या है भाई, सबसे प्रमुख जो बाधा है वह है अज्ञानता, ठीक है। चलिए, सबसे प्रमुख बाधा जो है तो ज्ञान का अभाव, तो इसमें क्या होगा, सेकंड का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, यह कहां मिला था सर जी? तो यहां पे आप देखोगे कि इस उपलब्धि में बाधा क्या है, कई बाधाएं हैं, पर इनमें प्रमुख जो है वह क्या है, प्रमुख जो बाधा है वह अज्ञान है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अज्ञान, यानी ज्ञान का अभाव, अभाव, अज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या हो सकता है? बताओ, यानी जीवन का क्या एकमात्र उद्देश्य, क्या शिक्षित होना है? बताओ, जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या शिक्षित होना है? भाई अगर आर्टिकल नहीं पढ़े होंगे ना, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आपके जीवन से इसको जोड़कर देखना है, ध्यान रखना। एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना, बौद्धिक अनुमान करना, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है, वह अज्ञान से मुक्त होना है, ठीक है। अगर आप अज्ञान से मुक्त हो तो आप हर एक चीजें जो आप चाहते हो पूरा कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप आर्टिकल को नहीं भी पढ़े होते ना, तो आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या आपका 4 नंबर क्वेश्चन, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देखो, जैसे ही आप आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट किए थे ना भाई, ध्यान रखना, तो भारतीय दर्शन सिखाता है, कहीं ना कहीं शुरुआत में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय दर्शन। इस क्वेश्चन का जो टाइटल है वह क्या बच्चे, भारतीय दर्शन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सत्य की खोज मार सकते हैं, तो मत मारना भैया, देख लो, सबसे जो इसका मेन उद्देश्य है, मेन टाइटल जो है वह क्या है, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी इसका मेन टाइटल है, वहीं से इस आर्टिकल को उठाया गया है। क्लियर है? जिन बच्चे का फिलोसफी होगा डोमेन में, उन बच्चों को समझ में आ गया होगा चीजें, है ना, चीजों को समझने में समस्या नहीं आएंगी। अब देखिए, यानी कि शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे वह कहां से बन रहे हैं, तो वह आपके आर्टिकल से बन रहे हैं। तो क्या जनसंचार तंत्र के ये 4 क्वेश्चन अलग से तैयार करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यह वीडियो आपके लिए काफी रामबाण साबित होने वाला, ध्यान रखना आप लोग, है ना। आप लोग के अंदर डर बना रहता है, जिसके वजह से आप क्या करते हो, हिंदी वाले बच्चे जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आती, वो बच्चा इंग्लिश लिटरेचर ले लेता है, बस इसी डर के वजह से। और क्या होता है, वही होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में नंबर कम हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले हैं जिनको हिंदी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर तो लेता है, फिर क्या करता है, हिंदी साहित्य ले लेता है। भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन में तो ले सकते हो आप, बस आपके अंदर डर बन गया है, बस यही है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है।
अंश आशा। तो कहीं ना कहीं आप एक काम करना, जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे होंगे ना, तो लिटरेचर से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा से जो क्वेश्चन थे ग्रामर से आए हुए थे, व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो आप हिंदी जब पढ़ोगे, हिंदी लैंग्वेज, वहाँ पे आपको स्त्रीलिंग, लिंग वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए भी आपको अलग से काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहीं से आपका सिलेबस इसका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई इसका जो आंसर होगा, अंश जो है वह पुल्लिंग है, आशा जो है ना यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, आशा स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आज्ञा भी क्या है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है, और अवस्था भी जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग है। अब पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो अंश जो है वो आपका बच्चे पुल्लिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, अंश जो है वो आपका पुल्लिंग है ना। तो यह आपका पांचवा जो क्वेश्चन है कहाँ से कवर हुआ, तो आप कहोगे सर जी हिंदी जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वहां से कवर हो जाएंगे। वहां पे आपको पढ़ाई जाएंगी कि पुल्लिंग याद करने का आपको ट्रिक दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप कैसे पहचानोगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आप अलग से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग से आप जनसंचार तंत्र का क्लास की डिमांड नहीं करोगे, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न, फिर देखो वही बात हुआ, अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग से एक और क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप खुद इसका आंसर करो। ठीक है, आप थोड़ा सोचो कि भाई निम्न से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी स्त्रीलिंग कौन है में, बताओ बताओ भाई स्त्रीलिंग कौन सा है, बताओ स्त्रीलिंग कौन सा है, निमंत्रण, आमंत्रण, कुंडली या फिर श्रम। तो देखो आयोग ने आंसर जो दिया है ना वह स्त्रीलिंग कुंडली को बोला है। ठीक है, अब बात सही है कि यही आपका स्त्री, लेकिन भाई आप एक काम करो, आमंत्रण को जाकर देखो, ये भी क्या है आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन है, लेकिन आयोग ने कुंडली को माना है सही। ठीक है, तो कुंडली भी स्त्रीलिंग है और आमंत्रण भी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, है ना। लेकिन आपको ज्यादा जो सुटेबल है, क्योंकि निमंत्रण जब आपका पुल्लिंग है तो आमंत्रण भी पुल्लिंग ही होना चाहिए, लेकिन गूगल बाबा क्या बोलते हैं, आमंत्रण भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन कुंडली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग आपका कुंडली। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए भी आपको जनसंचार तंत्र के अलग से क्लास चाहिए? नहीं चाहिए ना। लास्ट में बात करने वाले हैं कि जनसंचार तंत्र को किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है भाई, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ध्यान रखना हिंदी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है भैया, यानी इसके लिए आपको अलग से जनसंचार तंत्र की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आप। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति हो सकती है, हाँ बस सही है, वस्तु या तो पुरुष हो सकती है, या तो स्त्रीलिंग हो सकती है, या तो पुरुष जाति की हो सकती है या फिर स्त्री जाति की हो सकती है। बिल्कुल सही बात है भैया। नेक्स्ट, प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी, ये भी सही बात है। प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या तो स्त्रीलिंग होगी, है ना, इसके अलावा क्या ही हो सकती है ना। यानी कि मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। कथन 1 एंड कथन सेकेंड जो है दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी चीजें आपका कमा, संज्ञा, सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये चीजें आप कहां पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे अपने हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी भाषा में आप लोग पढ़ने वाले हो, तो इसके लिए भी आपको जनसंचार तंत्र की अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हारा कोट अच्छा है, यहां कोट पुल्लिंग शब्द है। कोट क्या पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ठीक है, अगला है आपकी नाक कट गई है, यहां नाक स्त्रीलिंग है, कोट पुल्लिंग है। आपसे पूछ रहा है क्या है, क्या कोट पुल्लिंग है, क्या नाक स्त्रीलिंग है, बताओ भाई। क्या कोट पुल्लिंग है, नाक स्त्रीलिंग है? तो भाई कहीं ना कहीं आपको लिंग पढ़ने की जरूरत है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, ये सारी चीज आपको पढ़ने की जरूरत। तो दोनों कथन जो है यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन मेन यहाँ मकसद क्या है मेरा, जानना ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो भाई 3 क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, स्त्रीलिंग से पूछ रही है, पुल्लिंग से पूछ रही है, 3 क्वेश्चन, लिंग से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो अभी तक के आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। जनसंचार तंत्र की अभी 1 क्वेश्चन आया नहीं आया, नाम का इसका जनसंचार तंत्र है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज वाले ही बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे हैं आपके, है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चे वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा, उस संज्ञा को करण कहते हैं। ठीक है, ओके, यानी आपको कारक पढ़ने की जरूरत है। क्या बच्चे, आपको एक करण कारक होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, तो ये क्या होते हैं आपके कारक होते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको कारक पढ़ना है और कारक की विभक्ति पढ़ना है, कारक चिन्ह क्या होता है इनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये आप कहाँ पढ़ोगे, आप लैंग्वेज में पढ़ोगे।
जन संचार तंत्र में नहीं पढ़ोगे, ध्यान रखना। वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय या शर्त अपादान कहलाता है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर जो बच्चे लैंग्वेज से पढ़ रहे होंगे वो समझ जाएंगे। पहली बात, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है ना, जब आप क्रिया पढ़ रहे होगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। बात सही है भैया, ए ऑप्शन सही है। और वाक्य में क्रिया का जो आधार होता है आश्रय, समय या शर्त अपादान कहलाता है। नहीं भाई, ए आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यह भी चीज आप कहां पढ़ोगे, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ोगे। तो क्या जन संचार तंत्र की अलग से क्लास लेने की जरूरत है? बोलोगे सर जी आप तो पूरा सिलेबस वहीं समेट दे रहे हो। हाँ भाई वही है, बच्चों ने करा भी है। 24 में बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के गए हैं और जनसंचार तंत्र में 15 क्वेश्चन सही करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनके लिए आपको जनसंचार तंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए लास्ट में आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी। हो सकता है 10 क्लासेस, 8 क्लासेस, 5 क्लासेस लगे, वहां से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। जो आपका ट्रेंड रहा है 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, दोनों पेपरों को देखा जाएगा कि क्या ट्रेंड रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछी जा रही है, वही चीजें आपको कराई जाएगी ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को करके आओ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। बताओ, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए क्या अर्धविराम का प्रयोग होता है? ये आपका कॉमा को आप लोग अर्धविराम बोलते हो। बिल्कुल, अगर दो वाक्यों को जोड़ना होता है तो हम लोग कॉमा लगा के वहां पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, ठीक है, थोड़ा हल्का सा स्टॉप करते हैं, है ना। अर्धविराम, पूरी तरह से विराम नहीं। अगर विराम कर दोगे तो ए आपका विराम का चिन्ह हुआ, अर्धविराम तो ए हुआ, तो बात सही है। अल्प विराम चिन्हों की अपेक्षा पूर्ण विराम पर अधिक रुका जाता है। बिल्कुल भाई, अर्ध विराम में कम समय लगता है रुकने का और पूर्ण विराम में ज्यादा देर तक रुका जाता है। जब वाक्य खत्म होता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के बीच में अगर हमें हल्की सी सांस लेनी पड़ती है, थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है, वहां पे क्या होता है बच्चे, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन आपका 1 एंड सेकेंड आपका दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, बता दो, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, ओके। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि यह क्वेश्चन है कारक से पूछ दिया है। कहां से? कारक से। तो कारक से अभी तक आप देखोगे 2 क्वेश्चन पूछ दिया। कारक से बच्चे आप लोग देखे होंगे 2 क्वेश्चन आपके पूछ दिए। अभी तक हिंदी जनसंचार तंत्र से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछा है? नहीं पूछा है। तो भाई क्यों परेशान होते हो आप जनसंचार तंत्र को लेकर? क्यों परेशान होते हो आप? टेंशन में क्या करते हो, इंग्लिश लिटरेचर को ले लेते हो, सब बोलते हो सर जी थोड़ा हमारा ग्रामर आता है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको स्कोर करना है तो आप हिंदी वाले बच्चे हिंदी जनसंचार तंत्र लो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन लो। जो बच्चे असमिया से हैं, बंगाली से हैं, वो क्या करें, अपना इंग्लिश तो लेते ही हैं, बाकी अपना बंगाली ले लो, असमी ले लो, है ना, खुद का लैंग्वेज ले लो, आप लोग अपने स्टेट के जो लैंग्वेज उसको ले लो, है ना भाई। चलो अब देखो क्या बोल रहा है कि आपको मिलान करना है। तो आपको देखो संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान का मतलब होता है संप्रदान के लिए। क्या होता है? संप्रदान के लिए, ठीक है। तो कहीं पे के लिए का प्रयोग हुआ है, बोलो। तो आप देखोगे मेरी घड़ी खो गई, बच्चे को गेंद खरीद दो। तो यहां पे देखो बच्चे को गेंद खरीद दो क्या होता है। अगर आप लिखते हो बच्चे के लिए गेंद खरीद दो, बताओ, अगर लिखते हो बच्चे के लिए गेंद खरीद दो तो क्या सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी कि बच्चे ए का क्या होगा, थर्ड मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ए का थर्ड मिल जाएगा, यानी कि थर्ड यहां भी है, यानी सेकेंड ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी, कर्ता कारक। अब आप बताओ कर्ता कहां पे है। अब देखो सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है? सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो भाई काम कौन कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है। कर्ता कौन है? कर्ता सोहन है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे आप बी का फर्स्ट, 1 मिनट कर्म देखना बच्चे, आपको 1 मिनट रुक जाना आप लोग, ठीक है। 1 मिनट। संप्रदान क्या हो गया आपका, बच्चे के लिए गेंद खरीदो, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। अगर संबंध की बात कर रही है बच्चे तो कोई ना कोई यहां पे देखो संबंध खोजो। सोहन पुस्तक मेरी घड़ी, यहां पे देखो ना संबंध का होता है ना, जो विभक्ति चिन्ह होती है, का, के, की, रा, रे, री। आप शायद पढ़े होंगे। तो का, के, की, रा, रे, री। तो आपको कहीं री दिखाई दे रहा है, तो री भाई सेकेंड में हमको दिखाई दे रहा है। तो इससे आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो कि संबंध कारक है,
ठीक है, संबंध कारक है तो रा रे री आना चाहिए, का के की आना चाहिए। कहीं पे भी आपको का के की नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको री दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं यह संबंध कारक को प्रदर्शित कर रही है। तो भाई डी का ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। तो डी का सेकेंड यानी कि अब आपका 4 गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी का सेकेंड नहीं दिया है। अब बच रहा है भैया बी का क्या होगा, बी का 1 होगा कि बी का थर्ड होगा, क्या बच रहा है, बी का 1 होगा कि बी का थर्ड होगा। ठीक है, देखो ए का क्या हुआ, थर्ड हो गया है ना, डी का क्या हुआ, मेरी डी का सेकेंड हो गया। अब 1 और थर्ड में समस्या हो रही है। ठीक है, 1 और फोर्थ में, 1 और फोर्थ में, अब आपको 1 और फोर्थ देखना है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म, कहीं भी आपको कर्म दिखाई दे रहा है, इसमें कर्म दिख रहा है क्या, बोलोगे सर जी इसमें कर्म नहीं है, कर्म इसमें है, पुस्तक क्या है, कर्म है, तो तुरंत कर्म कारक को इसके मिला दो और कर्ता को इसमें मिला दो। कर्म यानी सी का फर्स्ट, ओके, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, इसका आंसर दोगे। अभी एक आगे और क्वेश्चन आने वाली है जो सिंपल आपका लिखा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से, है ना। तो भाई ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बार सुनो, अभी आपको क्या हो रही है कि यहाँ पे थोड़ा समस्या आ रही होगी। जो बच्चे कारक को पढ़ दिए होंगे उनको शायद समस्या नहीं आ रही होगी, है ना। हो सके मैं ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊं, है ना, या फिर आपके रजनीश सर पढ़ाएंगे, है ना, दोनों में से कोई पढ़ाएगा, लेकिन भाई पढ़ाएगा, ध्यान रखना। हो सकता है रिपीटेड भी हो सके, है ना, एक बार वो भी पढ़ा दे हम भी पढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना। ये भी क्या है, आपके हिंदी लैंग्वेज के ही सेक्शन है, ध्यान रखना भाई। अभी तक आपका हिंदी जनसंचार तंत्र नहीं आया है बच्चे, क्यों टेंशन लेते हो भाई, है ना। चलो हम है तो बच्चे दम है, ठीक है, टेंशन नहीं लो, किस बात का गम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ हो अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोली या कथन। हाँ भैया दोनों बात सही है, ठीक है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि 2 के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि 3 के लिए प्रयुक्त हुआ है, कहीं ना कहीं वचन की बात हो रही है, एक वचन, द्विवचन, है ना भाई, कहीं ना कहीं वचन की बात हो रही है, तो ये भी सही है। और वचन का अर्थ क्या होता है, बोली या कथन होता है। क्लियर है, यानी कि आपका यहाँ पे ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बात सही है। अगर द्विवस्तु का बोध हो यानी 2 वस्तु का बोध हो तो द्विवचन। हाँ भैया बात सही है। प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन में ना 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 ना, प्राण जो है ना याद रखना बहुवचन है, तो आप इसको कहाँ पढ़ोगे, तो भाई वचन में पढ़ोगे, ठीक है। अब जो प्राण है ना ये बहुवचन में आता है, ध्यान रखना, प्राण जो है वो बहुवचन है, तो आपको एक वचन, आपको बहुवचन, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ नहीं, कहाँ भाई, आपको लैंग्वेज में ही सारी चीजें कवर करनी होंगी, ध्यान रखना। तो जनसंचार, तो अब देखो 13 क्वेश्चन हो गया, अभी तक एक भी क्वेश्चन जनसंचार तंत्र का आया, बोलोगे सर जी नहीं आया, यानी कि सिलेबस वाला सेम है क्या गुरुजी। चलो भाई आगे देखते हैं, बात करते हैं। हो सकता है आगे और आपके बहुत सारे भी 8-9 क्वेश्चन बचे हैं, हो सकता है जनसंचार तंत्र के हो भाई, 50-50 का वेटेज भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो एक सही है 2 गलत है, एक सही है 2 गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाँ भैया अब देखो कारक चिन्ह से 2 पूछ दिया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने की स्थिति में, है ना, अपदान से अलग होने की स्थिति में, ठीक है, अधिकरण में पेपर, है ना भैया, मिला लो आंसर। डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट इसी में भाई, यही आपका हो गया। बस आपको यही पता होता ना कि देखो कर्ता ने कर्म नहीं दिया है, करण से, कारण एक करण है, करण से संप्रदान के लिए होता है, नहीं दिया, अपदान से अलग होने की, से या फिर के द्वारा होता है, ठीक है। और अधिकरण में, पे, पर या भीतर, इस तरह से इसका बच्चे यहाँ पे तात्पर्य होता है, ठीक है। तो आप फटाक से आंसर मार पाओगे, इसका क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। तो ये भी आपके जनसंचार तंत्र में नहीं आता है ना भाई। चलो लगता है आज आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाने वाले हो भैया, हमारा क्वेश्चन तो ऐसी तैयार होगा 20 क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। चलो भाई सामान्यतः पत्र कितने प्रकार, अब देखो भाई आपका क्या हुआ, यह आपके जनसंचार तंत्र की बात होती है। क्या होती है, जनसंचार तंत्र की, ठीक है। देखो पत्र जो होते हैं याद रखना आप लोग, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी।
तीन प्रकार की होती है, ठीक है। आयोग ने तीन प्रकार का माना है ना। एक आपका औपचारिक हो गया, ध्यान रखना भाई, एक आपका औपचारिक हो गया, औपचारिक पत्र, एक आपका अनौपचारिक पत्र, और एक आपका बच्चे होता है व्यावसायिक पत्र, है ना। एक आपका व्यावसायिक पत्र होता है, ठीक है। तो पत्र जो होता है आप जनरली दो ही प्रकार जान रहे होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक, लेकिन आयोग ने तीन माना, तीन ही इसका सही आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये सारी चीजें, पत्र पत्रिकाएं, परिपत्र क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, सारी चीजें आप क्या करोगे, यही पढ़ने वालों कहा जनसंचार तंत्र में। तो अभी से एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जनसंचार तंत्र का, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना, देखना टोटल 23 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आए भाई, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जनसंचार तंत्र के हुए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखोगे, अब देखो ये भी क्या है आपके जनसंचार तंत्र के क्वेश्चन है। तो भैया 2 क्वेश्चन हो गए। कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है, तो बच्चे उसे परिपत्र कहते हैं। तो भाई कार्यालय आदेश क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, संकल्प क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना। हो सकता है अभी परिपत्र से क्वेश्चन पूछा है, अगला में आपसे श्योर है कि कार्यालय आदेश से पूछ सके, या फिर अनुस्मारक क्या होता है, संकल्प क्या होता है ना। इसका डिफिनेशन दे दिया, ऑप्शन में चारों दे दिया, क्या मारोगे, अनुस्मारक। तो इन चारों चीजों के बारे में आपको जानना होगा, और भी चीजें हैं जो आपको जनसंचार तंत्र में पढ़ाई जाएंगी। तो आप देखोगे 2 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे अब देखो ये भी आपका जनसंचार तंत्र का ही हुआ। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ है, तो बच्चे याद रखोगे आप, ये जो है कलकत्ता नहीं बनारस नहीं, आगरा से प्रकाशित हुआ है। जो बुद्धि प्रकाश है वह आपके आगरा से प्रकाशित हुआ है। अगर आपसे पूछ दें कि बंगदूत का प्रकाशन कहां हुआ है, बताओ बंगदूत का प्रकाशन कहां से हुआ है, बताओ भाई। बंगदूत का फटाक से आप कमेंट करोगे, ठीक है। जैसे ही आप हमारी क्वेश्चनों को सुने हो तुरंत मारोगे। अगर आपसे बोल दे कवि वचन सुधा, कवि, ये भी तो पत्रिका है, कवि वचन सुधा है ना, कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन कब हुआ है, इसका प्रकाशन जो किए थे वो आपके हरिश्चंद्र किए थे। कौन है किए थे, हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज आप पढ़ोगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बस यहाँ पे आपको ट्रेलर दिखाई जा रही है, पिक्चर असली हमारी क्लासेस में होंगी, है ना। तो यह क्या हुआ आपका, आगरा सही हो जाएगा। यानी बुद्धि प्रकाश जो समाचार पत्र है वह आगरा से प्रकाशित हुआ करते थे। और भी बहुत सारे आपके पत्र पत्रिकाएं हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप जनसंचार तंत्र में नंबर ठीक ठाक ला पाओगे, बच्चे ध्यान रखना। तो कवि वचन सुधा कहां से भाई, बताया, किसी बच्चे का आंसर शायद नहीं आया है, लेकिन कैसे आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है ना भाई। तो ये आपका कोलकाता से प्रकाशित हुआ करता था, है ना, कोलकाता से, ठीक है, याद रखना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब देखोगे 3 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भैया ये भी आपके क्या है, जनसंचार तंत्र का ही है ना। प्रसारण वगैरह आपके सारे पढ़ने होंगे, है ना भाई। तो रेडियो का प्रथम प्रसारण केंद्र अमेरिका के ईस्ट पीटर्सबर्ग में हुआ था, है ना, याद रखना। कब खुला था, तो 1920 इसका आंसर। शायद 2024 में सर इसको पढ़ाए हुए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम लड़े हुए हैं, ठीक है। जब सर क्लास ले रहे थे हम शायद क्लास में बैठे थे, है ना। तो याद रखना 1920 इसका, आपको तरह तरह के आंसर देखने को मिलेंगे, कहीं आपको 1921 देखने को मिलेगा, है ना। तो भाई इसका सही आंसर जो है 1920 होगा, ध्यान रखना। चलिए तो आपके 4 क्वेश्चन कहां से हुए, जनसंचार तंत्र से। अगला, अब ये भी आपका जनसंचार तंत्र का ही है, ध्यान रखना। गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्र, बिल्कुल। अगर सरकारी पत्र नहीं है तो भाई वह सामाजिक होगा। एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता, शिष्टता का होना आवश्यक है, बिल्कुल। अगर भाई वहां पे सौजन्यता ना हो, सहृदयता ना हो, शिष्टता की बात ना करी गई हो, तो वह आपका एक सामाजिक पत्र कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही, मतलब दोनों आपके सही है, कथन ये आपका सही हो जाएगा। तो आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा साधा होता है, बिल्कुल भाई। अगर सीधा साधा उल्टा पुल्टा लिखोगे तो कहां कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो बात सही है। इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, हाँ भाई दोनों बात सही है। अगर कोई कार्यालय का आदेश है तो भाई आप सीधा साधा नहीं लिखोगे, हैं, तो कहां कोई अगला समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो क्या है भाई, एकदम सीधा साधा होना चाहिए और सरल और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। तो भाई क्या है आपका, दोनों हो जाएगा, यानी ये आपका सही हो जाएगा। आप देखो 6 क्वेश्चन आपके क्या हुए, 6 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये भी आपके जनसंचार तंत्र का ही है, ठीक है भाई। ये भी आपका जनसंचार तंत्र का ही है, ठीक है।
तो इस पे आप थोड़ा सोचो कि भाई नवयुग का प्रकाशन कब हुआ, जनसत्ता आपकी कब प्रकाशित हुई, या फिर राष्ट्रदूत आपका कब प्रकाशित हुआ। तो इस तरह के जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं ना बच्चे, उन सारी चीजों को आपको देखना होगा, ठीक है। जितने भी चीजें हैं आपको अच्छे से कवर करने होंगे, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जनसत्ता का कब हुआ था भाई, जनसत्ता का आपको शायद पता होगा 1983 में, सर इसको पढ़ाए हुए थे, मुझे पता है जनसत्ता का 1983 में, ठीक है, ये तो मुझे पता था। राष्ट्रदूत का भी पता है भाई, राष्ट्रदूत 1951 में आया हुआ था, है ना। बाकी आप देख लो, ठीक है। यानी कि अगर जनसत्ता 1 की बात करें, यानी कि बी का 1 है, ठीक है, बी का 1 की बात करेंगे तो बी का 1 है ना, बी का 1 की बात करेंगे तो बी का 1 कहाँ, यहाँ आ रहा है, ठीक है। यही आंसर है क्या, 21 है। ए का सेकेंड यानी कि नवयुग का जो हुआ 1932 में हुआ है, ठीक है। और जनसत्ता का 1983, ठीक है। और राजदूत का 1951, ठीक है। सन्मार्ग का कब हुआ है, तो भाई 1943 में हुआ है, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर आपको याद करना होगा समाचार पत्र पत्रिका और उसका प्रकाशन वर्ष आपको याद करने होंगे। तो आप देखोगे 7 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद कर लो, अभी याद कर लो। जनसत्ता 1983 रट लो भैया, जनसत्ता 1983, राष्ट्रदूत 1951, राष्ट्रदूत 1951, सन्मार्ग 43 और आपका नवयुग जो है 1932, नवयुग 1932, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन अभी आपको जनसंचार तंत्र से मिले। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्ताव या संकल्प किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करता है। और एक और क्वेश्चन आपका लास्ट होगा, हाँ ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रस्ताव या संकल्प किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करता है। प्रस्ताव को संकल्प भी कहते हैं, भाई ध्यान रखना, प्रस्ताव को संकल्प कहते हैं, यह बात तो सही है, ठीक है। लेकिन प्रस्ताव या संकल्प जो ना यार सामूहिक भी हो सकता है, ध्यान रखना, सिर्फ विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं करेगा, यह आपका सामूहिक भी, सामुदायिक भी हो सकता है, याद रखना आप लोग, सामूहिक भी हो सकता है ना। तो आपको जानना होगा प्रस्ताव क्या होता है, संकल्प क्या होता है, ये सारी चीज बच्चे आपको जानने होंगे, ठीक है। प्रस्ताव जो अक्सर होता है मौखिक रूप में होता है और संकल्प जो होता है वो लिखित रूप में होता है ना। अक्सर जो प्रयुक्त होते हैं प्रस्ताव जो होते हैं वो अक्सर मौखिक रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना, मौखिक रूप में प्रयुक्त होता है। और जो आपका संकल्प होता है बच्चे, यह आपका मुख्यतः जो है लिखित रूप में प्रयुक्त होता है ना। और यह सिर्फ और सिर्फ विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, याद रखना यह सामूहिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट जो है गलत है और सेकेंड जो है सही है, यानी फर्स्ट जो है वह असत्य है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो यानी 8 क्वेश्चन आप देखोगे अपने जनसंचार तंत्र से देखा होगा। अब ये 9वां क्वेश्चन भी आपके जनसंचार तंत्र से ही है ना भाई। तो 9 क्वेश्चन आपके जनसंचार तंत्र से हुए। अब कितने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन जो हुए आपके लैंग्वेज से ही हुए, ठीक है। तो क्या आप 60 या 70% जो वेटेज है 60 मान सकते हो कि नहीं लैंग्वेज को, भाई आपको BC क्वेश्चन करना है ना, तो लैंग्वेज पूरा कर लो, 14-15 ऐसे ही आपको सही हो जाएंगे, है ना। हो सकता है एक यहाँ पे मार दो, आपको आता ही ऐसा थोड़े कुछ नई चीजें पढ़े आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का। संचार माध्यम मोटे रूप में विविध सूचनाएं देते हैं और मनोरंजन करते हैं। बात सही है भैया, जो संचार माध्यम है वह हमें सूचना भी देती है, इंफॉर्मेशन भी देती है और एंटरटेनमेंट के भी साधन हो गया है ना। मनोरंजन अब श्रव्य से अधिक दृश्य माध्यमों से होता है, यानी कि अब रेडियो की जगह पर क्या हुआ है, टेलीविजन आ चुका है, मोबाइल आ चुका है। तो जो हमारा मनोरंजन है बच्चे वह क्या है कि अब सुनकर लोग मनोरंजन नहीं करते हैं, देखकर लोग मनोरंजन करते हैं, है ना भाई। तो क्या होगा, ए भी आपका क्या होगा, सही होगा, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भाई जनसंचार तंत्र को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। जो 14-15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके डायरेक्टली आपके लैंग्वेज से आएंगे और 8-9 क्वेश्चन जो है आपके जनसंचार तंत्र से आने वाले हैं। तो भाई हम आपको बोलेंगे जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, भाई यकीन मानो आप इंग्लिश लिटरेचर से ज़्यादा आप अच्छा स्कोर यहाँ करो। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आप अगर इंग्लिश लेते हो तो वहाँ पे स्कोर नहीं करोगे, पढ़ोगे तो करोगे, ऐसा नहीं है। 10-15 क्वेश्चन आप वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिना मेहनत के उससे अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जब फॉर्म भरोगे आप लोग तो अपना देख लेना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी और हिंदी जनसंचार तंत्र रखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे जिनको इंग्लिश आ रहा होगा अच्छे समझ में वह इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कम्युनिकेशन रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। और यह सारी चीज़ें हैं जो हमारे टॉपर्स रहे हैं 2024 के 472 नंबर 428 नंबर। ये बच्चे काफ़ी मेहनती रहे हैं, है ना। सभी बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा जुड़े गए थे हमसे, है ना, ज़्यादा कॉन्टेक्ट में थे, है ना। तो आप चाहते हो भाई आप मेहनत करो, है ना, आप इस तरह से आपका भी यहाँ पे थंबनेल लगाया जाएगा, आप सभी बच्चों का भी नाम लाया जाएगा, है ना भाई। और आप हर एक बच्चा का सपना होता ही है
कि हम यहाँ पे जाएं, हम यहाँ पे जाएं। एक बच्चा था आसिफ अली, एक काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाव इससे हो गया, ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छा। इस बच्चे को कुछ भी हम बोलते हैं ना, तुरंत कहता हाँ सर बस कर देता हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी काउंसलिंग संबंधी समस्या हो, बहुत हेल्प किया हुआ है। बाकी बहुत सारे बच्चे पर्सनली जुड़े हुए थे, ग्रुप भी बनी हुई थी हमारी लास्ट टाइम में, क्योंकि काउंसलिंग आपका मेन होता है। ये सारे बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन हो, है ना भाई, तो आप मेहनत अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेट करोगे बच्चे तो समस्या आपको ही होने वाली है ना, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन निकलती जाती है, पता नहीं चलता है कब समय बीता, कोई पता नहीं चलता उसका, है ना। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, मेहनत करिए। ऑफिस वाला नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से भी आप रिव्यू प्राप्त कर सकते हो कि भाई मुझे एनसीटी कॉन्सेप्ट भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लासेस हमारी चल रही है, सेकंड बैच भी आ चुकी है, गुरुदेव बैच। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।